उपकार क्लासेज में का इस दूसरे दिन में मैं विद्यानंद आपके सामने उपस्थित हूँ। और कल के क्लास में मैंने आपको ग्रामर की परिभाषा सहित उसके भेद के बारे में बताया था, और अंतिम में ऑर्थोग्राफी पढ़ाने के बाद इटिमोलॉजी पढ़ाने की बात हमने कही थी, जो आज हम इटिमोलॉजी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, इटिमोलॉजी जिसका अर्थ होता है शब्द विचार, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है जिसमें शब्दों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है, उसको इटिमोलॉजी कहा जाता है। इटिमोलॉजी का डेफिनेशन देखिए क्या कहता था, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study the formation, kinds and their proper usage. Formation of words and their kinds and proper usage. किसी भी तरह का लीजिए, is called etymology. Etymology किसे कहते हैं? जो ग्रामर की उस भाग को कहते हैं जिसमें शब्दों की उत्पत्ति और उनके भेद एवं उनके प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे इटिमोलॉजी कहते हैं। इसके परिभाषा से तीन बातें स्पष्ट होती हैं, जिसमें हम शब्दों की बनावट के बारे में जानते हैं, दूसरा कितने प्रकार के शब्द होते हैं उसके भेद के बारे में जानते हैं, और शब्दों का प्रयोग किस प्रकार कहाँ किया जाए उसके बारे में पढ़ते हैं। उसे ही हम इटिमोलॉजी कहते हैं। अब कुछ देखिए शब्द का निर्माण कैसे होता है। जैसे हम राम लिखते हैं, कई अक्षरों को जोड़ करके आर जोड़ ए जोड़ एम राम बराबर इस तरह से राम होता है। इस तरह आप तो सभी जानते ही होंगे। तो ये शब्दों का निर्माण हुआ, इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। अब उसका निर्माण हो गया तो फिर वो कितने प्रकार के वर्ड्स होते हैं, कितने प्रकार के वो शब्द होते हैं। तो इसमें देखिए अभी जो हम ये शब्द लिखे थे, ये कौन सा भेद में आता है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। आगे चल के हम स्पष्ट करेंगे। और तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब उसमें कहता है उसका प्रयोग कितने रूप में होते हैं। एक आध प्रयोग हम ऐसे भी करके बताया है कि जैसे राम टीचर्स हुआ है, तो यहाँ राम जो लिखे हैं कौन किस रूप में प्रयोग हुआ, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो आगे चलकर आपको सारी विशद जानकारी मिलती रहेगी। आप देखिए दूसरा वॉइस का ये की बनावट, एक शब्द है जो कई अक्षर मिल करके एक वॉइस का रूप बना, जो एक शब्द का रूप लिया, और ये किस प्रकार का नाउन बना, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का प्रयोग किस रूप में हुआ, तो आगे चलकर आप देखिए। तो जैसे कि दे टीच राम, अगर हम यहाँ पर राम लिखा हुआ है, इस जगह पर अगर हम बॉय दे दें, दे टीच बॉय या बॉयज है तो बॉयज, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का स्थान हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का स्थान हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये बॉयज जो है हम कहीं ऑब्जेक्ट के स्थान पर, कहीं सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यही इसका विभिन्न प्रकार के प्रयोग है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है इसका परिभाषा क्या कर रहा है, उसके द्वारा आपको कैसे हम उसके अनुसार हम एग्जाम्पल द्वारा आपको स्पष्ट करें। अब देखिए आप शब्द के बारे में जाने कि हम किसी शब्द के हद तक पहुंचते हैं, शब्द तक पहुंचते हैं। इटिमोलॉजी में शब्द के बारे में विशद अध्ययन करते हैं। अब आइए वर्ड किसे कहते हैं, क्योंकि इटिमोलॉजी में शब्द का ही विचार करना है। तो अब हम शब्द के बारे में जान रहे, तो अब शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स which expresses the meaningful aspect or form is called word. Combination का मतलब होता है मेल, मिलावट, कई शब्दों के समूह या मेल। तो कहते हैं अक्षरों का मेल, अक्षरों का वह मेल जो एक सार्थक रूप प्रकट करता है, एक्सप्रेस करता है, जो एक सार्थक रूप एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं वर्ड्स। शब्द किसको कहते हैं, अक्षरों के अर्थपूर्ण मेल को, अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यही इसका हिंदी में परिभाषा होता है। देखिए परिभाषा वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, आप जैसे कि 11th है 12th में इसमें परिभाषा वगैरह पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ समझने के लिए परिभाषा बहुत सहायक सिद्ध होता है और यह एक बहुत आधार का काम करता है। इसीलिए परिभाषा देना कभी कभी जरूरी भी हो जाता है। तो हम शुरुआत में आपको परिभाषा के माध्यम से ही आपकी बातों को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, और अब हम वर्ड्स के परिभाषा से हम इतना तो जाने कि शब्द किसे कहते हैं। अब शब्द के बारे में
भेद समझिए कितने प्रकार के शब्द होते हैं। ऑल द वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। हम विश्व भर में जितने भी भाषाएं बोलते हैं या जितना कुछ भी जीवन भर में हम अपने मुखारविंद के द्वारा व्यक्त करते हैं, उन सारे बातों को हम किसी न किसी भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और वह भाषा शब्दों के द्वारा व्यक्त होता है। उस शब्द को हम कभी बोलकर व्यक्त करते हैं, कभी लिखकर व्यक्त करते हैं। तो बोलकर जो व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं, भाषण करते हैं, वक्तव्य कहते हैं। और उसी बात को अगर हम लिखकर बोलते हैं उसको वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो हम शब्द का 2 अर्थ में नाम लेते हैं। स्पीच का मतलब होता है बोली, और उसी स्पीच को हम शब्द के रूप में भी यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसका नाम रखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आया कहाँ से, तो हमने अभी शब्द के बारे में पढ़ा। जो मीनिंग वर्ड का होता है वही मीनिंग स्पीच का होता है। स्पीच और वर्ड दोनों का मतलब होता है शब्द। यहाँ पर हम स्पीच का मतलब बोली नहीं लेंगे, भाषण नहीं लेंगे, बल्कि स्पीच का अर्थ यहाँ पर हम शब्द से इसका तात्पर्य समझेंगे। तो हम यहाँ जो पार्ट्स ऑफ वर्ड के हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, तो हमारे विचारों को प्रकट करने की जो माध्यम है, जो शब्द है किसी भी भाषा में, उसी को हम स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी प्रकार के शब्द हम जीवन भर व्यक्त करते हैं, उन सारे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। जब इसको 8 भागों में सारे शब्दों को बांट दिया गया है, तब इसका नाम पड़ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कोई कहता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद हैं, तो ऐसा कहना गलत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द के भेद, तो फिर उसके कितने भेद हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। इसलिए कहना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है। तो ये आपका हेडिंग हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। इटिमोलॉजी के अंतर्गत ही हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। प्रायः ग्रामर में कोई भी नियम जो लिखा जाता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू होता है, और ये जो होता है ग्रामर के दूसरे भाग का नाम है, जिसका नाम है इटिमोलॉजी, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात शब्दों के भेद के बारे में। शब्द कितने प्रकार के होते हैं जिसे हम अपने लिखावट में या बोलचाल में यूज कर पाते हैं, तो इसके 8 भेद होते हैं। तो इसमें 8 भेद होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। हम लिख सकते हैं देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, या ऑल द वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। यहाँ तो स्पष्ट वही गया है। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, आगे और भी है। तो आगे देखिए। तो पहले हम एक तरफ से इसका समझें परिभाषा सहित। नाउन किसे कहते हैं? नाउन द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट। पर्सन क्या सब है देखिए, पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट इज कॉल्ड नाउन। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी महत्वपूर्ण घटना का बोध कराता है उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो इसमें बहुत सी तो आप लोगों को पहले से पता ही होगा, लेकिन हमने पहले ही आप लोगों से वादा किया है कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करने की दिशा में हम प्रारंभिक स्तर से ही लेकर चलेंगे, और उसको हम थोड़ा संक्षिप्त रूप से, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए सुगम और समझने में कम समय में उपलब्ध हो, उसके लिए हम पढ़ें। इसी दिशा में हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए, नो जल्दबाजी है और नो बहुत कुछ छोड़कर ही चल रहे हैं, और नो धीरे ही चल रहे हैं। तो अब देखिए, नाउन संज्ञा, तो इसका परिभाषा हो गया, इसका एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है। मैन, राम, सहरसा। इसमें देखिए, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया, किसी व्यक्ति का बोध होता है, ये व्यक्ति का नाम होगा। स्थान के लिए जैसे सहरसा, पटना। वस्तु के लिए जैसे पेन। कोई घटना है, द वर्ल्ड वार फर्स्ट, जैसे प्रथम विश्व। द महाभारत वार, जैसे महाभारत की लड़ाई। तो ये सब जितने भी हैं घटनाएं आदि, सब में से कुछ एग्जाम्पल देते हुए आपको सामने प्रस्तुत किए हैं। ये है नाउन के एग्जाम्पल। आइए दूसरा, प्रोनाउन किसे कहते हैं? सर्वनाम। हर वक्त हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी बोलचाल में अगर हम किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु विशेष का नाम लेते रहे और नाम लेकर ही उसका संबोधन करते हुए ही हम वाक्य में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यह वाक्य की सुंदरता को ह्रास करती है। ये वह भद्दा बना देता है बात, अपने विचारों को, बातों को जो व्यक्त करते हैं। इसे हम रिपीटिशन कहते हैं। तो ये रिपीटिशन वाक्य में नहीं होना चाहिए। एक ही कपड़ा, एक ही भोजन पसंद प्रतिदिन जिस तरह नहीं होता है, उसी प्रकार एक ही शब्दों का बार बार रिपीटिशन होना अच्छा नहीं होता, जो वाक्य और भाषा की सुंदरता को कमजोर करती है, नष्ट करती है। इसीलिए इसके लिए प्रोनाउन
शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में आता है ताकि वाक्य और हमारे बोलने की जो शैली है वह दिलचस्प बना रहे, सुनने वाले या पढ़ने वाले को क्या कहते हैं उसका रुचि बनी रहे कि ये अच्छा है। इसी उद्देश्य से ये प्रोनाउन बनाया गया है या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। इसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड which is used in place of a noun is called pronoun। जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। कुछ संक्षिप्त एग्जाम्पल है जैसे आई, वी, यू, दे, ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आगे चैप्टर में हम जब प्रोनाउन का चैप्टर कभी पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें अभी आप देख लीजिए कि आई, वी, यू, दे, ये जितने भी कुछ हैं ये सभी प्रोनाउन हैं। इसका एग्जाम्पल द्वारा वाक्य के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। राम टीचेज अस, इसमें राम तो नाउन हो गया, इसमें ये क्या है अस, ये प्रोनाउन हो गया। इसलिए हम केवल नॉमिनेटिव केस में नहीं बल्कि उसको ऑब्जेक्टिव केस में या पॉजिटिव केस में या किसी भी रूप में हो, ऑब्जेक्टिव के रूप में उसके कई रूप होते हैं तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी एक प्रोनाउन है। अब एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ राम टीचेज अस है, यहाँ देखिए ही इज ए गुड, कहाँ चलेगा प्रोनाउन, ही इज ए गुड टीचर। अब यहाँ पर ही क्या हो गया, यहाँ पर ही जो है ये प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आइए एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण। जितने भी वस्तुएं संसार भर में हैं, चाहे व्यक्ति या घटना या कुछ भी हो, तो उसकी जो है कुछ न कुछ गुण और अवगुण होते हैं, मेरिट और डिमेरिट। तो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या अवगुण, वो दोनों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये नहीं कि अच्छे गुण को ही एडजेक्टिव कहते हैं और जो गुण अच्छा नहीं है उसको एडजेक्टिव नहीं कहते। एडजेक्टिव के अंतर्गत अच्छे बुरे सभी चले आते हैं, उसका कोई न कोई गुण होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखिए एडजेक्टिव विशेषण, दैट व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या है, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के बदले में आने वाले उसके दूसरे शब्द, जैसे नाउन कहेंगे और दूसरा प्रोनाउन कहेंगे, नाउन और प्रोनाउन। तो या जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो जैसे जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता स्पष्ट है, इसके एग्जाम्पल से हिंदी में भी। इसका एग्जाम्पल हम देखिए, एक एग्जाम्पल पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल में है जैसे गुड, स्वीट। तो गुड क्या है, गुड देखने में अच्छा, स्वीट टेस्ट में अच्छा, बिग देख आकार में बड़ा, हार्ड स्पर्श करने में, हार्ड कठिन कठोर, ये स्मॉल आकार में बड़ा छोटा, काइंड स्वभाव में दयालु, ओल्ड अवस्था में बूढ़ा, हॉट गर्म उसका एक गुण जो क्या कहते हैं भौतिक गुण। तो इस प्रकार से कई प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं और उसका एडजेक्टिव के रूप में गिनती किया जाता है। ये सारे एडजेक्टिव ग्रुप हैं और ये सभी एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। अब इसका वाक्य द्वारा प्रयोग देखिए, राम इज ए गुड बॉय। यहाँ गुड शब्द क्या हो गया, नाउन। हम इस बारे में एक चीज आपको अभी थोड़ा मार्क करके चलते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो कहीं भी एडजेक्टिव लिखा जाता है किसी नाउन के पहले लिखा जाता है। आगे चलकर आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। नाउन जिस तरह से किसी भी व्यक्ति विशेष को बैठने के लिए निर्धारित स्थान होता है, उसी तरह से किसी एडजेक्टिव को किसी वाक्य में जो अगर हम लिखना चाहें तो कहाँ लिखें, तो उसके लिए एक निर्धारित स्थान होता है किसी नाउन के पहले। कोई भी एडजेक्टिव जब भी लिखा जाता है तो किसी नाउन के पहले उसका एक पहचान होता है, ये ध्यान रखिएगा। रेयरली ही कभी कभी ऐसा होता है एक अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में, कि एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले बाद में भी हो जाए, नहीं तो प्रायः क्या होता है एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है। वाक्य द्वारा देख लीजिए, दिस रेड पेन इज माइन। क्या लिखा हुआ, दिस रेड पेन इज माइन। जैसे भी आप लिखिए वाक्य को अदल बदल कर, लेकिन यहाँ जो रेड शब्द है एक एडजेक्टिव है और एक नाउन से पहले है। चाहे वाक्य के लास्ट में लिखिए या वाक्य की शुरुआत में लिखिए, लेकिन वो आएगा एडजेक्टिव तो किसी नाउन के पहले ही आएगा। फिर है वाटर इज कोल्ड। अब कहिएगा यहाँ तो लास्ट में आ गया वाटर इज कोल्ड, चूंकि पानी ठंडा है, यहाँ ठंडा तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर कोई हम वाक्य दूसरा कुछ आगे बढ़ाएं, इसको बढ़ाना, अगर लंबा वाक्य लिखें या वाक्य की शुरुआत और दूसरे तरीके से करें तो उसमें नाउन के पहले आएगा। यहाँ हम पानी का गुण तो बता रहे हैं, लेकिन इसका वाक्य का स्ट्रक्चर अलग तरह से। शुगर इज स्वीट,
यहाँ शुगर सब्जेक्ट के स्थान पर है, लेकिन अगर नाउन और एडजेक्टिव एक साथ होगा तो किसी एडजेक्टिव नाउन के पहले ही एडजेक्टिव का स्थान होगा। यहाँ एक साथ नहीं लिखा गया है, ये सब्जेक्ट का स्थान है, ये ऑब्जेक्ट का स्थान है, उस स्थान पर एडजेक्टिव है। और यहाँ जो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जो ऑब्जेक्ट के इसके अपना उचित ही स्थान पर है। अगर हम कहेंगे शुगर इज ए स्वीट थिंग, तो यहाँ थिंग के लिए स्पेस खाली है, अपने उचित जगह पर ही ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है और नाउन का स्थान खाली है। नहीं है तो नहीं है, अगर है तो यह समझ लीजिए कि नाउन का स्थान है जिसके पहले ये एडजेक्टिव पहले से आ चुका है। इससे भी प्रमाणित होता है, जैसा मैंने पहले कहा कि एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आता है। अब चलते हैं वर्ब। वर्ब इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू पे अटेंशन हियर, because the verb has been divided into several parts, and this is the base and the axis of the English structures, so you must have to pay attention here seriously। या ध्यान रखिए कि verb जो है वाक्य रचना में एक धुरी का काम करता है, इसलिए इसको ज्यादा विशेष महत्व देकर समझने की कोशिश करें। That which denotes any action to be done is called verb। जिससे किसी कार्य का बोध हो, जो किया जाए उसे वर्ब कहते हैं, यानी किए जाने वाले किसी भी कर्म को वर्ब कहते हैं, किसी भी कार्य को वर्ब कहते हैं। जैसे रीड, ईट, प्ले, स्लीप, रन, वॉक, थिंक इट। जैसे ही टीचेज मी, आई रीड ए बुक, ही रन्स, दे वॉक। इसमें जो भी लिखे हैं, दे वॉक, आई रीड ए बुक, इसमें देखिए टीच क्या है, वर्ब है। आई रीड क्या है, वर्ब है। ही रन्स, इसमें रन वर्ब है, इसमें वॉक वर्ब है। ये सभी जितने भी जैसे वर्ड वाक्य दिए गए हैं, ये सभी वाक्य जितने हैं, ये सभी क्या है, इसके अंतर्गत आए हुए प्रयोग जो किए गए हैं शब्द हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं, जिससे काम करने का बोध होता है। आगे चल करके हम आपको एडवर्ब के बारे में बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना इस बात का है कि वर्ब किसे कहते हैं, किसी कार्य को। अब इसमें सारांश के रूप में समझ लीजिए कि ये जितने भी हैं शब्द के बारे में हमने पढ़ा, शब्द का हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब तक अभी हम पढ़ाए हैं। चूंकि वीडियो आपको बहुत बड़ा न हो जाए, इसी उद्देश्य से हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो देने की कोशिश करते हैं, जो कि कम समय में अधिक से अधिक मैटर आपको मिल सके और फिर लंबा वीडियो होने से बचे भी। अगले दूसरे वीडियो में हम आपको इसका दूसरा जो शेष पार्ट है, जिसको हम एडवर्ब से शुरू करेंगे, उसको आगे बताएंगे। तो आज के इस क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक इसे मुझे सुना। फिर अगले वीडियो में हम एडवर्ब के साथ आपके साथ